डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए वेरिएशन प्रिंसिपल का सेकंड पार्ट, जिसमें हमको पढ़ना है वेरिएशन मेथड। मैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो लास्ट वीडियो में दे चुका था कि वेरिएशन प्रिंसिपल होता क्या है। एक्चुअल में क्या है कि जो वेरिएशन मेथड होता है वो वेरिएशन प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, और वेरिएशन प्रिंसिपल क्या होता है वो मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ। और अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर आप आई बटन पर जाके देख सकते हैं। तो आज हमें स्टार्ट करना है वेरिएशन मेथड क्या होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा बोर्ड पे। आइए देखते हैं वेरिएशन मेथड क्या होता है। तो वेरिएशन मेथड में होता क्या है, बाय दिस मेथड वी एस्टिमेट ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ये जीएस का मतलब मैं आपको फिर से बता दूं एक बार, इसका मतलब है ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर द सिस्टम विच हुज, इसमें ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, हुज हैमिल्टोनियन इज नोन बट वेव फंक्शन इज अननोन। यानी हम ऐसे सिस्टम की बात करेंगे, ऐसे सिस्टम की हमें बात करना है जिसका हमें हैमिल्टोनियन तो पता होगा लेकिन उसका वेव फंक्शन जो है वो हमें पता नहीं होगा, या हम बोल सकते हैं कि वेव फंक्शन उसका अननोन होगा। ये बात मैंने आपको वेरिएशन प्रिंसिपल में भी बताई थी एक बार, और वेरिएशन मेथड स्टार्ट किया तो एक मैंने सोचा एक बार फिर से इसको बता दूं, कोई उससे दिक्कत नहीं है। तो जो वेरिएशन प्रिंसिपल था, वेरिएशन प्रिंसिपल क्या कहता था कि EGS जो है वो लेस देन इक्वल टू हैमिल्टोनियन, ये होता था वेरिएशन प्रिंसिपल। और जो वेरिएशन मेथड है वो इसी चीज़ पे बेस्ड है, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। कैसे करता है देखो, होता क्या है, EGS नियरली इक्वल टू अप्रॉक्सीमेशन है। एक्चुअल में अप्रॉक्सीमेशन मेथड पढ़ रहे हैं तो जो EGS की वैल्यू आएगी वो एक्यूरेट नहीं आ रही, एक्यूरेट हमें नहीं मिलेगी। कैसी है ये, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी हमारे पास। और हैमिल्टोनियन का हमें लेना क्या है, मिनिमम वैल्यू लेना है। तो स्टूडेंट्स होता क्या है कि यहाँ पे जो मैंने वेरिएशन प्रिंसिपल आपको बताया था उसमें बताया था कि जो EGS है उसकी वैल्यू H से या तो कम होगी या फिर उसकी इक्वल होती है, कभी भी इससे ग्रेटर देन नहीं हो सकती EGS की वैल्यू। और यहाँ जो वेरिएशन मेथड है उसमें बताया गया जो EGS है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी H मिनिमम के, यानी H का हमें मिनिमम वैल्यू लेके यहाँ पे चलना है। और H को हम डिनोट कैसे कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, आप लोग सब पढ़ चुके हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो H के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं साइन H साइन। तो ये होता है इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना। और जो साई है वो क्या होता है, नॉर्मलाइज ट्रायल वेव फंक्शन। यहाँ पे इसको ट्रायल वेव फंक्शन क्यों बोला है, क्योंकि हमें एक्चुअल में जो साई है उसकी एक्यूरेट फंक्शन हमें पता नहीं, तो फंक्शन को हमें मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा कोई ना कोई फंक्शन, तो इसलिए उस चीज को हम लोगों ने बोला है ट्रायल वेव फंक्शन, ठीक है। और जो यहाँ पे साई होता है वो है क्या, वैसे ट्रायल वेव फंक्शन शुड बी एक्सेप्टेबल क्वांटम मैकेनिकली, यानी जो हमने फंक्शन माना है तो उस फंक्शन को मानने के लिए उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। मतलब वो प्रॉपर्टीज कैसी हो, एक्सेप्टेबल क्वांटम मैकेनिकली, यानी क्वांटम मैकेनिकली वो प्रॉपर्टीज एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, यानी जो फंक्शन हमने माना है वो क्वांटम मैकेनिकली वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है। अब फंक्शन किस तरह से मानते हैं, क्या सिस्टम होता है, उसको देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि क्वांटम मैकेनिकली एक्सेप्टेबल का मतलब क्या होता है। कोई अगर फंक्शन हम लोगों ने लिया है, ट्रायल फंक्शन लिया है, तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उसको जानना जरूरी है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, मीन्स साइन एंड इट्स ऑर्डर डेरिवेटिव शुड बी फाइनाइट, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। मतलब वो हर जगह कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पता चला कि फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है, क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन तो ऑब्वियस सी बात है करना पड़ेगा, या इंटीग्रेशन भी हमें करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन हम कब करना पड़ेगा, जब हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे। तो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, कंटिन्यूअस भी होना चाहिए और फाइनाइट फंक्शन भी होना चाहिए। इसके बाद जो सेकेंड है हमारा पॉइंट, तो साइन शुड बी स्क्वायर इंटीग्रेबल एंड इट शुड बी जीरो एज x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, यानी प्लस माइनस इन्फिनिटी, यानी माइनस इन्फिनिटी की बात करें या प्लस इन्फिनिटी की बात करें तो उस केस में जो हमारा ट्रायल फंक्शन है x की वैल्यू पे वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वो लिखा हो शुड बी जीरो, ओके। अब जो थर्ड वाला पॉइंट है हमारा, इन ट्रायल वेव फंक्शन देयर इज अ एडजस्टेबल पैरामीटर। अब सर ये एडजस्टेबल पैरामीटर क्या होता है, तो पहले इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से मैं आपको बता दूं कि वेव फंक्शन जो बनेगा वो हमारा वेव फंक्शन क्या बनेगा। तो आइए चलते हैं बोर्ड पे। तो वेव फंक्शन जो हम लोगों को मानेंगे तो उसको हम मानेंगे साइज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर। ये जो ट्रायल वेव फंक्शन हम लोगों ने लिया है
ये एक्चुअल में क्या है, इन सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। आप चेक कर सकते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा वो वाला ट्रायल वेव फंक्शन साई इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर। अब जो यहाँ पे ए है वो क्या होता है, उसको मैं आपको बता देता हूं। ए जो है वो होता है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। ए जो है वो क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। और जो यहाँ पे बी है, बी क्या होता है उसके बारे में भी आपको बता दूं। बी होता है हमारा एडजस्टेबल पैरामीटर। एडजस्टेबल पैरामीटर, बी होता है एडजस्टेबल पैरामीटर। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो B है वो है एडजस्टेबल पैरामीटर। एडजस्टेबल पैरामीटर का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। उसका मतलब ये है कि B की जो भी वैल्यू आएगी, यानी कहने का मतलब आप सुनना बहुत गौर से। देखो सबसे पहले तो वेरिएशन मेथड जो है, वेरिएशन मेथड कहता क्या है, वेरिएशन मेथड कहता है कि EGS आप निकालो अप्रोक्सीमेटली और वो H की मिनिमम वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो सर इसमें एडजस्टेबल पैरामीटर का क्या मतलब निकलता है? एडजस्टेबल पैरामीटर का मतलब है कि जैसे आप B की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे, अब वो किस तरह से करेंगे वो आगे अभी बताया जाएगा इसी वीडियो में। तो B की वैल्यू आप जैसे कैलकुलेट करते हैं तो B की मान के चलते दो वैल्यू आ रही है, एक मान लो B1i वैल्यू, एक आई B2i वैल्यू। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अच्छी वैल्यू कौन सी है, सबसे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू कौन सी आ रही है, उसको हमें यहाँ पे लेके चलना है। तो इसीलिए उसको हम बोलेंगे एडजस्टेबल पैरामीटर। अब इससे रिलेटेड CSIR में या गेट में क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, तो क्वेश्चन के लिए आपको पहले फॉर्मेट पता होना चाहिए और फिर उस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है, वो पूरा प्रोसीजर जो है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो वो क्या होता है देखेंगे अभी। तो स्टूडेंट्स अब हमें देखना है कि CSIR एग्जाम जो होता है उसमें क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या रहता है और हमारा जो सॉल्व करने का प्रोसीजर रहेगा वो किस तरह से रहेगा। तो देखते हैं कि क्वेश्चन जैसे आएगा तो क्वेश्चन का प्रोसीजर, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो किस टाइप का होगा। देखिए सबसे पहले v ऑफ x तो होगा, वो हमें गिवन होगा। ठीक है, अच्छी बात है। और दूसरी चीज क्या होगा, ट्रायल वेव फंक्शन जो है वो भी हमको गिवन होगा कि किस फंक्शन पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो वो फंक्शन भी हमें दिया जाएगा, उसको हम ट्रायल फंक्शन ही बोलेंगे। अब उसमें हमसे पूछता क्या है, एस्टिमेट EGS। EGS का मतलब तो आप समझ ही गए, कई बार बोल चुका हूँ, ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। तो एस्टिमेट EGS एंड बेस्ट वैल्यू ऑफ एडजस्टेबल पैरामीटर। एडजस्टेबल पैरामीटर क्या होता है, B होता है। ये आपको बता चुका हूँ कई बार, एडजस्टेबल पैरामीटर का मतलब क्या है, B है। ठीक है, जो इक्वेशन हम लोगों ने मानी थी, जैसे अभी जो फंक्शन अपन ने माना था ट्रायल वेव फंक्शन, वो ये था ना, ए ई रेज टू पावर माइनस ऑफ बी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ए क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, और जो बी होता है वो क्या होता है, एडजस्टेबल पैरामीटर होता है। तो करना क्या है, देखो EGS तो इस तरह से हम लिखते ही हैं, ये तो भाई मेथड ही हमारा वेरिएशन मेथड ही है, EGS इक्वल टू H। ठीक है भाई, अब H की जब एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम निकालते हैं तो इस तरह से निकालते हैं, साई H साई, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने का लॉजिक है। अब देखो होता क्या है कि अगर हम बात करते हैं हैमिल्टोनियन की, तो हैमिल्टोनियन के लिए T प्लस V इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं हैमिल्टोनियन को, H इक्वल टू T प्लस V। T क्या है, काइनेटिक एनर्जी, V क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये तो सब आपको पता है ना, हैमिल्टोनियन आप पढ़ चुके हैं निकालना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो हैमिल्टोनियन आ गया। अब देखो होगा क्या कि हमें T निकालना है पहले, फिर V निकालना है, दोनों को ऐड करना है, तो हैमिल्टोनियन हमें मिल जाएगा। तो एक तरह से यही मान लेते हैं कि हैमिल्टोनियन जो है वो कैसा होगा, गिवन होगा। ठीक है, अब स्टेप्स क्या हैं सर, ये निकालेंगे कैसे, इसको कैसे निकालेंगे, हैमिल्टोनियन कैसे मिलेगा, तो उसकी कुछ स्टेप्स हैं। वो स्टेप क्या होते हैं देखो, तो स्टेप फर्स्ट है हमारे पास नॉर्मलाइज ट्रायल वेव फंक्शन जो है वो ये है, वही माना था अपन ने, नॉर्मलाइज ट्रायल वेव फंक्शन जैसे हम ये मान के चल लेते हैं। तो इसके लिए जब आप नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो वैल्यू 2b अपॉन पाई की पावर 1/4 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व अगर आप करना चाहते तो बिल्कुल कर सकते हैं, ये होता है फॉर्मूला इसका सॉल्व करने का, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ये नॉर्मलाइज कंडीशन के लिए होता है ना। अब देखो, अब इसको तो तुम्हें याद ही करना है, तुम याद कर लो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर तुम सॉल्व करने पे आओगे ना तो 1.5 से 2 पेज यहाँ पे भरेगा और उसमें थोड़ा टाइम भी वेस्ट होता है। तो इसको चाहो तो अपना टाइम बचाने के लिए, भाई एग्जाम की बात है, CSIR एग्जाम है, तो तुम अगर ए को वहाँ पे डायरेक्ट भी लिखोगे ना तो नंबर कटने नहीं वाले, तो इसको तुम याद ही कर सकते हो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तो इसको याद ही कर लो, तो वही ज़्यादा बेटर ऑप्शन यही है, टाइम बचाने हैं अगर, तो अगर टाइम नहीं बचाना है तो फिर जैसी इच्छा है। सो ए की वैल्यू आप इतना है, इसको याद कर सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है,
और जो स्टेप सेकंड है हमारा फाइंड एच। अब सर वही तो दिक्कत है, एच कैसे निकालना है? अरे भाई देखो, सबसे पहले आप टी निकालोगे ना, पहले आप टी निकालोगे, इसके बाद आप वी निकालोगे और फिर उसके बाद आप एच निकालोगे। एच कैसे आएगा? टी प्लस वी, लो आ गया एच, तो इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना थी, तो एच आ जाएगा इस तरह से, सिंपल है। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, इसको पहले मैं साफ कर देता हूं, फिर थर्ड स्टेप आपको बताता हूं। ओके, तो अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की। तो थर्ड स्टेप जो होगा वो क्या होगा हमारा, स्टेप 3। हमें करना क्या है, जो एच हम लोगों ने फाइंड किया है सेकंड स्टेप में, उसको हमें मिनिमाइज करना है, सिंपल सा है, मिनिमाइज एच। अब एच को मिनिमाइज तो हमें करना है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में हमें करना है, तो बी के रिस्पेक्ट में करना है, विद रिस्पेक्ट टू बी। और बी क्या है हमारा, आप सबको पता है, एडजस्टेबल पैरामीटर है। तो ये 3 स्टेप हो गए हमारे, इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, अब होगा क्या कि सर ये जो h है उसको आप b के रिस्पेक्ट में मिनिमाइज तो कर रहे हो, लेकिन करोगे कैसे? अरे यार ये तो सिंपल सी बात हो गई ना, किसी भी फंक्शन को मैक्सिमा या मिनिमा करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले उसका एक डेरिवेट करते हैं, उसको एक बार डेरिवेट किया जाएगा। ठीक है, डेरिवेट करने से जिसके रिस्पेक्ट में उसको डेरिवेट किया जा रहा है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू आने के बाद हम उसी फंक्शन को दोबारा डेरिवेट करते हैं, अच्छी बात है। अब जो वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की थी, उस वैल्यू पे जो सेकंड डेरिवेटिव हम लोगों ने निकाला है, तो सेकंड डेरिवेटिव जो आया है वो अगर पॉजिटिव आ गया, जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली है उस वैल्यू को रखने के बाद, तो जो सेकंड वाला डेरिवेटिव है अगर वो पॉजिटिव आ गया तो फंक्शन कैसा हो गया, मिनिमा हो गया, और अगर नेगेटिव आ गया तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, लिख के ऐसा समझ नहीं आया होगा, मैं जानता हूँ, देखो लिख के बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो हमें डेरिवेट करना है h को b के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जब इसको हम डेरिवेट कर देंगे और डेरिवेट करने के बाद इसको हम करेंगे 0, तो इससे हमें मिलेगी b की वैल्यू, b1 या b2, मान लो 2 वैल्यू मिल गई। ठीक है, और जो b1 वैल्यू है, मान के चल लो कि b1 ज़्यादा अच्छी वैल्यू है और ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू है, ऐसा मान के चल लेते हैं। अब इसी को जो h है हमारा, इसको एक बार और डेरिवेट करना पड़ेगा, सो हो जाएगा d2h अपॉन db2। ठीक है, और इसको अगर हम देख लेते हैं b इज इक्वल टू b1 पे, अगर b इक्वल टू b1 पे ये जो सेकंड डेरिवेटिव है ये कैसा आ गया, अगर नेगेटिव आ गया, नेगेटिव का मतलब लेस देन 0 ही होता है, लेकिन चलो लिख देता हूँ, अगर मान के चलो कि ये नेगेटिव आ गया तो फिर जो हमारा h है वो कैसा हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा। और अगर ये मान के चलो कि पॉजिटिव आ गया तो जो h हमारा वो कैसा हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। और हमें मिनिमा h ही तो चाहिए था, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया अच्छे से? ओके, अब हमें देखना है कि इस पे एक क्वेश्चन हम ट्राई करके देख लेते हैं। एक न्यूमेरिकल की अगर बात की जाए तो न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व करेंगे, अब हमें वो देखना है। तो स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या आएगा, एस्टिमेट ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर अ पार्टिकल मूविंग अंडर पोटेंशियल। देखिए पोटेंशियल इसमें क्या है, हमें गिवन है, जो पोटेंशियल है वो हमको गिवन होगा। ठीक है, और यूजिंग गॉसियन वेव फंक्शन, मतलब गॉसियन वेव फंक्शन का यूज करते हुए, भाई बताया गया था ना कि ट्रायल वेव फंक्शन आपको एक मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ट्रायल वेव फंक्शन है वो कौन सा है, गॉसियन वेव फंक्शन जो है उसको हमें ट्रायल वेव फंक्शन मानना है। पूरा लिखा हुआ है एज ट्रायल वेव फंक्शन। और इसमें एक चीज हमें और भी फाइंड करना है, बेस्ट वैल्यू ऑफ एडजस्टेबल पैरामीटर। ओके, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, थोड़ा टाइम आपका बच सकता है, या ट्रिक कह लो या कुछ भी कह लो, ट्रिक बोल देता हूं मैं, बाकी आपको जो ठीक लगे। देखो ट्रिक ये है कि जब गॉसियन ट्रायल वेव फंक्शन की बात की जाए तो इसको हम 1D और 3D दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसको हम 1D में अप्लाई करते हैं तो साई एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं a e रेज टू पावर माइनस bx²। और a और b की वैल्यू, a और b के जो नाम है वो आप सबको पता है। a का नाम क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है, और b जो है, b क्या होता है, एडजस्टेबल पैरामीटर होता है। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो इतनी आएगी 2b अपॉन पाई रेज टू पावर 1/4, और जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू ये आएगी। ये वैल्यू आप डायरेक्ट देखो याद कर सकते हो टाइम बचाने के लिए। और अगर 3D की बात करते हैं तो 3D में जो वेव फंक्शन है वो इस तरह से हो जाएगा, a e रेज टू पावर माइनस br², a की वैल्यू इतनी हो जाएगी 2b अपॉन पाई पावर 3/4, और जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3h² b अपॉन 2m। ठीक है,
अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किस तरह से करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है कि हमें V तो गिवन है, काइनेटिक एनर्जी हमें पता चली चुकी है, तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हैमिल्टोनियन निकालना है। तो हैमिल्टोनियन के लिए करते क्या है, H इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ T प्लस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ V। लेकिन देखो यहाँ पे V हमें गिवन है, हमें V की एक्सपेक्टेशन वैल्यू नहीं पता, तो सबसे पहले हमें V की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। अब V की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे उसको देखते हैं। देखो V की जब हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करना है तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार, या डायरेक्ट में लिख दूं, चलो चल बता देता हूँ, साई स्टार V साई dx। तो ये हो जाएगा इस तरह से। अगर हमें V का एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करना है तो फंक्शन जो है हमारा साई जो फंक्शन है वो कितना है हमारे पास, a e रेस टू पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे रखते हैं, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, देखो साई x की वैल्यू कितनी है, साई की वैल्यू है a e रेस टू पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर इंटू, अब बात है v, तो v की वैल्यू हमारे पास है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू, अब फिर से जो साई है वो कितना है, सेम फंक्शन है, इसको हटा देता हूं थोड़ा, कितना है भाई, ए ई रेस टू पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, अब देखो ये है क्या, एक्चुअल में इसको देख के लग रहा है क्या है, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर जैसा है ना, हार्मोनिक ऑसिलेटर ऐसी इक्वेशन है, तो इसका ग्राफ कैसा होता है, इसकी कैसी फोटो होती है, इस टाइप की फोटो है। तो इसमें लिमिट जो है वो कहाँ से कहाँ आएगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, भाई इंटीग्रेशन है तो लिमिट तो आएगी, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इसमें लिमिट जा रही है। ठीक है, अब देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक ए ये रहा, एक ये है, तो दोनों हो जाएगा ए स्क्वायर आएगा बाहर, इंटीग्रेशन से कांस्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है ये बाहर आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर। ठीक है भाई, एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 ये भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ये भी हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, अब हमारे पास बचा है इंटीग्रेशन में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिमिट है, ये देखो e रेस टू पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर, ई रेस टू पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, e रेस टू पावर माइनस 2bx स्क्वायर। ठीक है, और ये जो एक्स स्क्वायर है वो एज इट इज रहेगा। ये सिर्फ मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं, फिजिक्स नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मैथमेटिक्स है। अब देखो ये जो इंटीग्रेशन है कैसा फंक्शन है, सबसे पहले तो ये बता दो ये फंक्शन कैसा है, एक्स पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इवन फंक्शन हो गया हमारे पास। और जब इवन फंक्शन हो जाएगा तो लिमिट को हम 0 से इन्फिनिटी कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, सिंपल है। तो वहां पे लिख देता हूं मिटा के मैं देखो इसके आगे का सॉल्व करते हैं, तो ये चीज तो एज इट इज रहेगी, ये v की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, तो क्या रहेगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो एज इट इज रहेगा, तो 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर ये तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज हो जाएगी, 0 से इन्फिनिटी हो जाएगी, और फंक्शन सेम रहेगा एक्स स्क्वायर ई रेस टू पावर माइनस 2b एक्स स्क्वायर dx, तो ये आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो जब भी तुम्हें ये 2 से 2 पहले कैंसिल कर देते हैं, अगर तुम्हें इस तरह का कोई भी फंक्शन दिखाई देगा तो इसके लिए डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करते हैं वो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं जब लिमिट 0 से इन्फिनिटी हो, एक्स रेस टू पावर एम ई रेस टू पावर माइनस एल्फा एक्स रेस टू पावर एन, अगर ये फॉर्मूला आता है ना, देख लो इसी टाइप का है ना बिल्कुल ये, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या फॉर्मूला होता है, 1/n गामा m प्लस 1/n अपॉन एल्फा रेस टू पावर m प्लस 1 अपॉन n, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हम कर सकते हैं बड़े आसानी से। इसको एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ये फॉर्मूला थोड़ा सा क्रिटिकल भी है, तो चेक कर लेना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है।
तो देखो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना मैंने, बिल्कुल सही फॉर्मूला है, 1/n गामा m प्लस 1/n अल्फा रेज टू पावर m प्लस 1/n। ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे जब इसको कंपेयर करोगे ना तो m की वैल्यू देखो, x की वैल्यू यहाँ पे पावर कितना है, m है, यहाँ x का पावर कितना है 2 है, सो m कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा भाई। ओके, अल्फा कितना हो जाएगा, इसको कंपेयर कर लो ना, अल्फा कितना हो जाएगा 2b, अल्फा हो जाएगा हमारे पास 2b, और x की पावर n था ना, तो n यहाँ पे कितना है, वो भी 2 है, तो n इज इक्वल टू भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करते हैं इसी तरह से, इंटीग्रेशन को इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है, बाकी तो ये एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है वो तो वैसे भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसमें। तो क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ v निकाल ले, देखो v की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने में कितना टाइम लग रहा है, और जब आप लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यू हर एक फंक्शन की निकालने लगोगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। ठीक है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू और a की जो वैल्यू है वो आप लोग को याद रखना है। तो 1/2 ये, अच्छा 1/2 तो कैंसिल हो गया था 2 से, m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर रहेगा, m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर रहेगा इसको। ठीक है, अब इंटीग्रेशन जो है वो क्या है, देखो 1/n इसकी जगह लिख सकते हैं, ब्रैकेट में बंद कर दे रहा हूँ, 1/n, n कितना है 2 है, गामा m प्लस 1/n, m कितना है वो भी 2 है, 2 प्लस 1/2, और अपॉन में है अल्फा रेज टू पावर m यानी 2 प्लस 1/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, बाकी और कुछ है नहीं इसमें, स्पेशल कुछ नहीं बचा, तो सॉल्व इसको कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा बाहर। ठीक है, और a की वैल्यू भी हम यहाँ पे रख देते हैं, जो a हम लोगों ने वैल्यू फाइंड की थी, वो कितनी वैल्यू फाइंड की थी, मैंने आपको बताया था ना, a की वैल्यू क्या आई थी, a की वैल्यू कितनी आई थी बताओ, 2b/पाई पावर 1/4, ये थी ना a की वैल्यू, तो a की वैल्यू भी यहाँ रख देते हैं, इसमें स्क्वायर है तो ये स्क्वायर से ये पावर कितना बचेगा 1/2 बचेगा सिर्फ, तो हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर, a की वैल्यू है हमारे पास 2b/पाई, 2b/पाई की पावर है 1/4 और उसका स्क्वायर, तो पावर बचेगा 1/2 इंटू ये 1/2 एज इट इज, ये कितना हो जाएगा गामा 3/2, और पूरे के अपॉन में है अल्फा रेज टू पावर 3/2, ये हो जाएगा इतना भाई। सही चल रहा है ना, हाँ ठीक है। अब इसके आगे का सॉल्व करते हैं, आगे थोड़ा सा देखो कितना क्रिटिकल हो रहा है ये, है ना, तो इसको आगे सॉल्व कर देंगे इसमें ही। तो देखो इसमें आगे सॉल्व करने से हमें क्या मिलेगा, गौर से देखना थोड़ा, ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ v इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है भाई, अब 2b का अंडर रूट है तो लिख सकते हैं इसको अलग अलग करके, 2b की पावर 1/2, और अपॉन में जो पाई है ना, तो पाई को लिख सकते हैं, पाई को क्या लिख सकते हैं देख लो, ऐसे लिख सकते हैं ना, अंडर रूट ऑफ पाई, और 1/2 भी है, और वहाँ पे जो गामा 3/2 है, गामा 3/2 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ पाई, ये होता है गामा 3/2 की वैल्यू। तो गामा 3/2 की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो इतनी है, और अपॉन में है अल्फा की पावर 3/2। तो देखो यार, मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू अलग से तुम्हें बता देता हूँ, गामा जो 3/2 है इसकी वैल्यू क्या होगी, गामा 3/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 गामा 1/2, और 1/2 गामा की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये ऐसे ही रहेगा। इसकी वैल्यू क्या होती है अंडर रूट ऑफ पाई, है ना, हाँ, तो यहाँ पे ये मैंने अंडर रूट नहीं लगाना है, ये अंडर रूट गलत लगा दिया, इसको नहीं लगाना है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं तुम्हें बता दूँ कि जो अल्फा है ना यहाँ पे, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2b है, कंपेयर करके निकाला था, तो अल्फा की वैल्यू भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा देख लो भाई, सॉल्व कर लो इसको थोड़ा सा अच्छे से, क्या हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर, ये 2b की पावर 1/2 है, और अपॉन में देखो ये पाई की पावर कितना है, अच्छा ये तो कैंसिल ही हो गया, अंडर रूट पाई से अंडर रूट पाई, और ये हो जाएगा 1/4 अपॉन में, और ये हो जाएगा अल्फा कितना है 2b है, तो 2b की पावर है 3/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, तो 2b की पावर 1/2 और 3/2 ये ऊपर जाएगा ना, तो या इसको नीचे लेके आ जाओ,
तो 3/2 में से 1/2 घटाओगे कितना बचेगा भाई, 1 बचेगा तो 2 भी रहेगा। तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4 तो रहेगा ही रहेगा और ये 2 भी। तो फाइनली जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमने निकाला है v का वो कितना आ चुका है हमारे पास m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 8b। ये वैल्यू हम लोगों के पास आ चुकी है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसकी है, ये पोटेंशियल की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल चुके हैं। अब पहुंच गए मंजिल तक, थोड़ा और रह गया है बस, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम लोगों ने v के निकाली है। अब हमें हैमिल्टोनियन निकालना है। भाई काइनेटिक एनर्जी का तो आपको पता ही है ना, एक्सपेक्टेशन वैल्यू मैंने बताया था, उसको डायरेक्ट याद रखना है। v का एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, बस हैमिल्टोनियन निकालना है। तो अब हैमिल्टोनियन निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, दोनों को ऐड किया जाएगा। कैसे, सुनो देखो गौर से तो पता चल जाएगा। तो हैमिल्टोनियन क्या लिख सकते हैं भाई, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ t प्लस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ v। v की एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके ना, और t की एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो कितनी होती है, मैंने आपको बताया था h कट स्क्वायर b अपॉन 2m, है ना। तो ये हो जाएगा h कट स्क्वायर b अपॉन 2m प्लस v का एक्सपेक्टेशन वैल्यू है m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 8b, m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 8b। ये आ चुका है हमारे पास हैमिल्टोनियन, ठीक है भाई। फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लेते हैं, हैमिल्टोनियन आ गया, ठीक है। अब हैमिल्टोनियन के बाद क्या करना है, हैमिल्टोनियन के बाद हमें क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है। किसके रिस्पेक्ट में, b के रिस्पेक्ट में। तो मिनिमाइज कैसे करते हैं, इसको डेरिवेट करना पड़ेगा। चलो करते हैं, डेरिवेट करते हैं भाई। तो हो जाएगा dh अपॉन db इज इक्वल टू, कितना होगा डेरिवेट करना है, तो b का तो ये हो गया खत्म, h स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2m प्लस इसको करो 1 अपॉन b का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -1 अपॉन b स्क्वायर, है ना। ये तो सिंपल है, आता होगा, और उम्मीद ना करना कि बताऊंगा कैसे होता है। ये हो जाएगा, इसको कर देंगे इक्वल टू 0, तो इससे b मिल जाएगा, सॉल्व कर लो। h कट स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 8b स्क्वायर, ये हो जाएगा। हमें भाई b निकालना है, ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है, b निकालना है, तो b निकाल लो। ये देखो इससे कैंसिल हो रहा 4 टाइम्स, तो यहाँ से जो b स्क्वायर आएगा वो कितना आ जाएगा, b स्क्वायर आएगा m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन h कट स्क्वायर, और इनटू में 4b है ना, तो 4h कट स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास b स्क्वायर। तो b कितना आ जाएगा, प्लस माइनस m ओमेगा अपॉन 4h कट। ये आ चुकी है हमारे पास b की वैल्यू। अब इस b की वैल्यू को हमें यूज़ करना है मिनिमा और मैक्सिमा निकालने के लिए। तो पहले इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इस फंक्शन को हमें फिर कर पाएंगे ऐसा, है ना। तो इसको डिफरेंशिएट एक बार फिर से करते हैं, कैसे करेंगे देखो। अब इसको मिटा दे रहा हूँ, कोई ज़रूरत है नहीं वैसे इसकी। ओके जी, तो हाँ भाई कहाँ थे अपन, हाँ यहाँ थे ना। अब इस फंक्शन को एक बार फिर से हमें डेरिवेट करना है, तो करो डेरिवेट। इसको क्या हो जाएगा, d2h अपॉन db2 इज इक्वल टू, अब देखो यार ये तो पूरा कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेशन तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। डेरिवेट इसको जब करेंगे तो 0 हो जाएगा, और माइनस तो रहेगा ही रहेगा ना, और m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 8 भी रहेगा सेम, m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 8 ऐसे ही रहेगा। और 1 अपॉन बी स्क्वायर का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन बी स्क्वायर का। अरे यार देख लो, b को ऊपर ले जाओगे आप तो क्या लिखोगे, -2 b रेज़ टू पावर -3 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं माइनस का 2 अपॉन में आ जाएगा b की पावर 3, है ना। अरे नेगेटिव है तो अपॉन आ जाएगा। तो ये हो गया इसका डेरिवेशन, और सॉरी डिफरेंशिएशन। अब ये माइनस माइनस को कर देगा प्लस, सो d2h अपॉन db2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर सकते हैं 4 टाइम्स, तो m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर, सॉरी b क्यूब, ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, ठीक है भाई। अब जो b आया था हमारे पास, तो 2 आए ना b, एक b1 मान लो, इसको पॉजिटिव वाला मान लेते हैं, तो क्या है m ओमेगा अपॉन 4h कट,
और एक जो B2 आया है वो क्या है, माइनस वाला मान लेते हैं, एम ओमेगा अपॉन 4h कट। ये प्लस और माइनस दोनों वैल्यू है तो B1 B2 मान ली है। एक्चुअल में B की दो वैल्यू आई ना, एक प्लस वाली एक माइनस वाली, तो मान ली, ठीक है। अब आप खुद एक सोच के बताओ, अपने कॉमन सेंस का यूज़ करके बताना कि अगर हम B1 को ये रखते हैं, भाई हमें H को करना क्या है, मिनिमम करना है। H को हमें मिनिमम करने का मतलब है कि जो H है, सॉरी उसका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो B की वैल्यू पे कैसा होना चाहिए, मिनिमम के लिए कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और कब ये पॉजिटिव आएगा वो देख लो। अब अगर तुम B की जगह ये रखते हो ना B2, इसमें तो माइनस है, और जब माइनस का क्यूब होगा तो माइनस आ जाएगा, यानी d2h ओवर db2 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव आ गया तो फंक्शन कैसा होगा, मैक्सिमा। लेकिन मैक्सिमा में चाहिए नहीं, हमें चाहिए मिनिमा, तो मिनिमा के लिए ये वैल्यू रखनी पड़ेगी फिर तो जाएगा d2h अपॉन db2 इज इक्वल टू, ठीक है। और ये b की कौन सी वैल्यू रख रहे हैं, b इज इक्वल टू b1, तो क्या आ जाएगा देख लो भाई। तो यार देखो होगा क्या इसमें कि जो हमारे पास B1 और B2 है ना, दो वैल्यूज है हमारे पास, तो B1 जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, B2 नेगेटिव है। पॉजिटिव वैल्यू को यहाँ रखोगे तो प्लस का ही आएगा, और नेगेटिव वैल्यू को यहाँ रखोगे तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि इस पे पावर है क्यूब में 3 है, ऑड पावर है। तो अब अगर हम प्लस का रखते हैं ना, तो ये जो फंक्शन है h जो है वो कैसा आ जाएगा, यहाँ पे जो फंक्शन है वो कैसा आ जाएगा, B1 पे पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव का मतलब क्या है, मिनिमम, और हमें चाहिए कैसा था, मिनिमम, तो यानी हम पहुंच गए अपनी मंजिल तक, ठीक है भाई। तो हमारे पास जो B1 की वैल्यू है, इस B1 को हमें यूज करना है फर्स्ट इक्वेशन में। अब इसको कैसे यूज करना है वो देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में इसको कैसे यूज करेंगे उसको मैं बता देता हूं यहाँ पे। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास h इज इक्वल टू h कट स्क्वायर अपॉन 2m, और b है ना, तो b की वैल्यू है m ओमेगा अपॉन 4h कट प्लस m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 8, और b की वैल्यू है हमारे पास m ओमेगा अपॉन 4h कट। अब इसको सॉल्व करना है, तो m से तो m निपट गया, ओमेगा निपट गया, एक h कट से एक h भी निपट गया, m से m निपट गया, बहुत कुछ निपट गया भाई, ठीक है। सो h कट एक बचेगा और ओमेगा, तो h कट ओमेगा अपॉन ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, देख लो यार ये कैंसिल हो रहा ना 2 टाइम्स, क्या बचा, h कट जाएगा सबसे ऊपर, सो h कट ओमेगा अपॉन 2, है ना, सही चल रहा है, देख लेते एक बार, बिल्कुल ठीक है, ओके। तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, ये एलसीएम यहाँ पे आएगा 8, तो हो जाएगा h कट ओमेगा प्लस कितना हो जाएगा 4h कट ओमेगा। देखो भाई ऐसा है कि यहाँ तक पहुँचने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, क्योंकि यार देखो तुम लोग भी देख रहे हो कितनी क्रिटिकल कैलकुलेशन है, तो हो सकता है कोई ये बड़ी बात नहीं है। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं, शायद b की वैल्यू में कहीं ना कोई गलती हुई है, इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था, ये भी ठीक है, स्क्वायर, हाँ देखो पता चल गई, ये जो स्क्वायर रूट निकाला ना, तो 4 का स्क्वायर रूट मैंने 4 ही लिख दिया यार, तुम लोग बताते भी नहीं हो। अरे सर हम कैसे बताएंगे, बिल्कुल सही बात है, तुम कैसे बताओगे, ये लो आप, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अभी ये पूरा कैंसिल होने नहीं वाला, 2 से अभी ये कैंसिल करेंगे ना तो 4 टाइम कैंसिल होगा, ठीक है भाई। तो ये 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे भी ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो आएगा क्या आएगा, अब इसको देख लेते हैं, दोबारा से बता दें। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4, और h कट ओमेगा प्लस h कट ओमेगा ये बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। तो इससे हमारे पास जो हैमिल्टोनियन है वो कितना आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा देख लो इसको, अरे भाई 2h कट ओमेगा, 2 से कैंसिल, तो 1/2 h कट ओमेगा। अरे वाह क्या बात है, ये जो एनर्जी आई है ना एक्चुअल में हैमिल्टोनियन आया है, और जो हैमिल्टोनियन है वही तो वेरिएशन मेथड कहता है कि हैमिल्टोनियन की मिनिमम वैल्यू ले लो आप, वही तो एनर्जी होता है, अप्रॉक्सीमेट एनर्जी। तो ये जो आई है हमारे पास वैल्यू, ये क्या आया है एक्चुअल में, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ग्राउंड स्टेट में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ चुकी है एनर्जी की।
और अप्रोक्सीमेट तो नहीं कह सकते इसको, ये तो परफेक्ट आ गई बिल्कुल, इतनी तो होती है, आपको याद होगा। देखो मैं बताता हूं कैसे, सुनो। जो एनर्जी का फॉर्मूला है, एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है ना, n प्लस हाफ एच कट ओमेगा। अगर इसमें हम n को जीरो लेते हैं, अरे भाई ग्राउंड स्टेट की बात है ना, तो n जीरो ही तो होगा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकाल ले, तो n को यहाँ जीरो रख दो, तो एनर्जी कितनी आ जाएगी 1/2 एच कट ओमेगा। ठीक है, तो देखो ये वेरिएशन प्रिंसिपल या वेरिएशन मेथड जिसने बनाया है, कितना उसने मतलब परफेक्ट दिमाग अपना लगाया होगा कि हम अप्रोक्सीमेशन लेके भी चल रहे थे, तब भी हमें एकदम परफेक्ट वैल्यू मिली है एनर्जी की। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। तो आज के टॉपिक में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।